अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलिंग्विस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एफेजिया एंड इट्स टाइप्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, हम एफेजिया की जितनी भी टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सबकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एफेजिया से कि एफेजिया बेसिकली होता क्या है। तो नाज़रीन, अफेजिया जो है ये बेसिकली स्पीच डिसऑर्डर्स जो होते हैं तो उनका एक सिम्पटम होता है। ये कोई डिज़ीज़ नहीं है बल्कि ये डिज़ीज़ का एक सिम्पटम है। तो उसको हम एफेजिया कहते हैं। अब एफेजिया में होता क्या है कि आपकी जो स्पीच होती है वो इम्पेयर्ड स्पीच होती है, मतलब कि स्पीच में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। या तो आप जब लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोडक्शन में आपको मसला होता है, आप साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, या फिर आपको किसी दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में या उसको कंप्रीहेंड करने में कोई इशू आता है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है, तो इसको कहते हैं एफेजिया। तो यही बात हमने की है कि प्रॉब्लम इन लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में भी हो सकती है और लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में भी हो सकती है। तो अगर तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि आप एफेजिया के पेशेंट हैं। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स पे। तो सबसे पहले इसकी टाइप है ब्रोकाज एफेजिया। अब ब्रोकाज एफेजिया ये एक साइंटिस्ट था पॉल ब्रोका के नाम से, तो उसने इसको डिस्कवर किया था। और उसने उसके पास जो पेशेंट थे ना जिनकी स्पीच में कोई इशू आ गया था, तो उस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था उनकी डेथ के बाद। तो वहाँ से इसने फिर ये ब्रोकाज एफेजिया निकाला था। अब ब्रोका एफेजिया होता क्या है कि आपके माइंड के, आपके ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है राइट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। आपका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है जिसको लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं, तो उसके अंदर फर्दर दो एरियाज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया और दूसरे को हम कहते हैं वेर्निकेज एरिया। तो अब ये जो ब्रोकाज एरिया है, तो इसमें जब आपको कोई स्ट्रोक होता है, इसमें ब्रेन इंजरी होती है या कोई भी ब्रोका एरिया में आपको इशू आता है, तो फिर आपकी लैंग्वेज उससे अगर ख़राब होती है तो उसको हम बोलेंगे ब्रोकाज एफेजिया। आपके ब्रोका एरिया में कोई डैमेज हुआ और उस डैमेज की वजह से आपकी स्पीच प्रोडक्शन में कोई फ़र्क आ गया, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोकाज एफेजिया। तो यही बात हमने यहाँ पे बोली है कि डैमेज इन ब्रोकाज एरिया। ठीक है। फिर आगे है कि इसमें होता क्या है ब्रोकाज एफेजिया में, कि प्रॉब्लम इन स्पीच प्रोडक्शन। कि आप जब स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप उस लैंग्वेज को, स्पीच साउंड्स को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये है ब्रोकाज एफेजिया। अब इसके काजेज़ क्या हैं? तो सबसे पहले जो इसका काज है वो आपकी कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। और इसमें प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की। अगर आपको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है तो उसकी वजह से भी आपको इस सिम्पटम का फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर आपका स्ट्रोक है, अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, या आपको ब्रेन ट्यूमर है, या फिर आपको ब्रेन इंजरी हुई है, या फिर कोई ब्रेन में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपको ब्रोकाज एफेजिया हो सकता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो अगर तो एक पेशेंट है, तो वो पेशेंट एक इंडिविजुअल है, तो अगर वो स्पीच प्रोडक्शन में कोई इशू फेस कर रहा है, उससे लगता है कि मेरी जो स्पीच प्रोडक्शन है उसमें कोई फ़र्क आ चुका है, तो वो सीधा जाएगा स्पीच थेरेपिस्ट के पास। अब स्पीच थेरेपिस्ट आगे क्या करेगा कि स्पीच थेरेपिस्ट उसकी जो लैंग्वेज होगी उसको एसेस करते हुए, उसका जो डैमेज पार्ट होगा ब्रेन को, उसको एसेस करते हुए वो ये डायग्नोज करेगा कि इस बंदे को ब्रोकाज एफेजिया हो गया है। फिर आगे चलते हैं हम इसके सिम्पटम्स पे। सिम्पटम्स कौन कौन से इसमें? सबसे पहले इसका सिम्पटम है प्रॉब्लम इन मेकिंग सेंटेंसेस।
कि जब आपको ब्रोकास एफेजिया होता है तो आप सेंटेंसेस बना नहीं सकते। आपको पता होता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आपको सारा पता होता है, लेकिन उस वो मैसेज कन्वे करने के लिए आपके पास स्पीच नहीं होती, आपके पास आप वो वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। फिर दूसरा होता है आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। चलें जी, हम मान लेते हैं कि आपके पास ये भी है कि आपको पता है कि आपने बोलना क्या है, आपके पास आइडिया है, उसके अलावा आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, हम मान लेते हैं। तो दूसरा क्या आता है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। फिर उन सेंटेंसेस को आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते अच्छे से। आर्टिकुलेशन होता है जब आप अपनी टंग के थ्रू उनको बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। तो ब्रोकाज एफेजिया में आप सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। फिर थर्ड है पुअर और एब्सेंट ग्रामर। तो ब्रोकाज एफेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं, वो जब स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, वो जब बोलते हैं, तो उनकी जो स्पीच होती है, उनकी लैंग्वेज होती है, उनमें अक्सर हम देखते हैं कि पुअर ग्रामर होती है या फिर ग्रामर होती ही नहीं है। और बेसिकली वो ये करते हैं कि ज़्यादातर वो जो है ना अपनी स्पीच में नाउन्स को ओमिट कर देते हैं, नाउन्स वो बोलते ही नहीं हैं। तो ये है ग्रामर से रिलेटेड। फिर आगे है इसकी ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या आता है कि आप एक अफेजिया का पेशेंट है तो उसको आप ट्रीट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले है स्पीच थेरापी। अब स्पीच थेरापी में क्या है कि एक स्पीच थेरापिस्ट है, उसके पास गया है अफेजिया का पेशेंट, तो फिर ये स्पीच थेरापिस्ट जो होगा उसके साथ एक्टिवली कन्वर्सेशन करेगा, तो फिर इससे वो उसकी ट्रीटमेंट करेगा। फिर होता है कन्वर्सेशन। यही बात कि स्पीच थेरापिस्ट और जो पेशेंट होगा उसके दरमियान में कन्वर्सेशन होगी, इससे फिर वो उसको ट्रीट करेगा, वो देखेगा कि इसकी लैंग्वेज में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उस वे में उसको ट्रीट करेगा। फिर आगे है कि हाउ टू सपोर्ट एफेजिया पेशेंट। कि एक एफेजिया का पेशेंट है, उसको आप ब्रोकास एफेजिया का पेशेंट है, उसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले है कि बी पेशेंट। तो आप सब्र व तहम्मुल से काम लें, क्योंकि वो आगे ही पेशेंट होता है, डिस्ट्रैक्टेड हुआ होता है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप उसको उससे सब्र से बात करें। उसके बाद है आप उससे सपोर्टिव रहें, फिर उससे क्वेश्चंस करें, और ऐसे क्वेश्चंस करें कि जिनका आंसर सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करने उससे। फिर आगे आता है कि सिंपल कन्वर्सेशन। वही बात कि अपनी कन्वर्सेशन को सिंपल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं उसको। फिर आगे हम आते हैं वर्निकेज एफेजिया में। तो वही बात हमने की है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है आपका, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रोकाज एरिया और दूसरा होता है वर्निकेज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपकी स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर वर्निकेज एरिया में अगर आपको कोई इशू होता है स्ट्रोक की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप फिर स्पीच को कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, स्पीच को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई दूसरा बोल रहा है तो फिर उसकी स्पीच को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, या उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं वर्निकेज एफेजिया। काजेज़ हैं इसमें, सबसे पहले वही जो पहले वाले के काजेज़ थे वही हैं इसमें। स्ट्रोक है, ट्यूमर है, इंजरी है, ब्रेन इंजरी, या आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कोई, तो ये काजेज़ इसके भी वही पीछे वाले हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स पे। तो डायग्नोस इसको किस तरह से किया जाता है कि वही इसकी स्पीच असेसमेंट होती है। आप स्पीच थेरापिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी लैंग्वेज को असेस करता है, फिर आपकी जो कम्प्रीहेंशन एबिलिटी है उसको वो कम्प्रीहेंड करता है। शायद वो आपको कोई सेंटेंस, वो आपसे कोई बात करे, आप उसका कोई और जवाब दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी बात को समझा नहीं। जब उसे ये पता चलेगा कि आपको कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, तो आगे फिर वो आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन होती है, ये उसका सिम्पटम है कि आप जो है ना लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलता कि दूसरा क्या बोल रहा है, आप वो कुछ और बोलेगा, आप शायद कुछ और जवाब दें उसका। फिर इसमें ये है होता है कि आप फ्लुएंट स्पीच करते हैं, आप बोलते जाते हैं, लेकिन आप मीनिंगलेस और फजूल कन्वर्सेशन करते हैं जिसका कोई मानी नहीं होता। फिर इसमें आता है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि आप अक्सर वर्निकेज एरिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो एक वर्ड की जगह कोई और वर्ड निकाल लेते हैं, या कोई अपने अपने खुद से कोई वर्ड नए निकाल लेते हैं, नए बना लेते हैं,
जो डिक्शनरी में होते ही नहीं है। फिर आगे आते हैं हम इसके काजेज़ पे। तो काजेज़ वही स्ट्रोक, इंजरी, ट्यूमर्स और इन्फेक्शन हमने पहले डिस्कस किए हैं। आगे आते हैं हम कि हाउ टू सपोर्ट वेर्निकेज पेशेंट। तो सबसे पहले लैंग्वेज थेरेपी, इसकी हमने पहले बात की है। फिर विजुअल एड्स। अच्छा, विजुअल एड्स में ये है कि जो वेर्निकेज का पेशेंट होता है वो उसको समझने में मुश्किल होती है बात को, लैंग्वेज को उसके लिए कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि विजुअल एड्स फ्राहम की जाती हैं उसको, ताकि वो जो कोई बात आप उससे बोलते हैं तो उससे रिलेटेड आप उसे पिक्चर भी दिखाते हैं साथ, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर ये है कि उसके लिए एक क्वाइट इन्वायरमेंट फ़राहम करें। ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ होता है और वो शोर और शराबा होगा जब, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके लिए फिर क्वाइट इन्वायरमेंट रखें जहाँ पे खामोशी है। अब फिर आता है कि वन स्टेप इंस्ट्रक्शन। अब वन स्टेप इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप जो टास्क होते हैं ना, तो उनको आप ब्रेक डाउन करें। ज़्यादा हैवी टास्क ना दें उसको, छोटे-छोटे दें, छोटे-छोटे सेंटेंसेस दें उसको। फिर आगे आता है कि बी पेशेंट एंड सपोर्टिव, कि उससे सब्र रखें जैसे हमने पहले बात की है, और उससे सपोर्टिव रहें। फिर आगे आता है कंडक्शन एफेजिया। अब कंडक्शन एफेजिया क्या होता है? आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि आर्कुएट फेसिकुलस क्या होता है। ये आपके एक ब्रेन का पार्ट होता है जो आपके वर्निकेज एरिया और ब्रोकास एरिया को आपस में कनेक्ट करता है, और ये एक नर्व फाइबर होता है। तो जब इस आर्कुएट फेसिकुलस में कोई प्रॉब्लम आती है, इस पे कोई इन्फेक्शन आता है, या ये वाला एरिया जब आपके ब्रेन का डैमेज होता है, तो तब आपको कंडक्शन एफेजिया का सामना करना पड़ता है। अब कंडक्शन एफेजिया में क्या होता है कि आपको हेजिटेशन की वजह से, या आप जाते हैं किसी क्राउड में जाते हैं तो उस क्राउड की वजह से आपको हेजिटेशन होती है, तो आप अपनी स्पीच को, अपनी लैंग्वेज को मिस प्रोनाउंस करते हैं, आप वर्डिंग को मिस प्रोनाउंस करते हैं। आपको आता है वर्ड लेकिन आप उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? प्रॉब्लम इन रेपिटेशन। अब रेपिटेशन में क्या आता है कि कोई बंदा आपसे बोल रहा है कोई बात, तो फिर वो आपको कहता है कि मेरी यही बात आप रिपीट करो, लेकिन आप फिर उसको रिपीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप कंडक्शन एफेजिया के पेशेंट हैं, लिहाजा आपको रेपिटेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर आगे इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में इसमें सबसे पहले स्पीच थेरेपी, वो ये हमने पहले डिस्कस किया है दोनों में। स्पीच थेरेपी में यही है कि एक्टिवली कन्वर्सेशन होती है स्पीच थेरेपिस्ट के दरमियान और पेशेंट के दरमियान। फिर क्या होता है कि जो आपका स्पीच थेरेपिस्ट होता है तो वो आपको रेपिटेशन स्किल्स देता है, ताकि आप जो सेंटेंसेस हैं, जो भी लैंग्वेज है, उसको रिपीट कर पाएँ। फिर आपको वो आपसे वो एक्सरसाइज करवाता है, वो वाली एक्सरसाइज जिनसे आपकी रेपिटेशन स्किल्स आती है, जिनमें आपकी वो मिस मिस प्रोनाउंसिएशन वाला कंसेप्ट है वो दूर होता है। फिर आगे हम आते हैं एनोमिक अफेजिया पे। अब एनोमिक अफेजिया क्या होता है? एनोमिक अफेजिया है कि जब किसी चीज़ के नेम्स हैं तो आप उन नेम्स को भूल जाते हैं, डिफ़िकल्टी इन नेमिंग। अब कुछ चीज़ों के नेम भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बार-बार नेम याद रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर अगेन उनको भूल जाते हैं, अगेन उनको भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोमिक एफेजिया। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका नाम आपके ज़हन में नहीं रहता, आपको भूल जाता है, बार-बार भूल जाता है, तो इसका मतलब है आप एनोमिक एफेजिया के पेशेंट हैं। अब इसमें आता है, इसका दूसरा सिम्पटम है सर्कमलोकेशन। इसमें बात करते हैं। सर्कमलोकेशन क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहता, लेकिन आप उसके वो नियर बाय टॉकिंग अराउंड, नियर बाय बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं आता, लेकिन आप उसके अराउंड, इर्द गिर्द वाला जो वर्ड है उसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। फिर आगे है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और हम एफेजिया के पेशेंट को, कंडक्शन एफेजिया के, एनोमिक एफेजिया के पेशेंट को किस तरह से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि उसे टाइम दें, प्रोवाइड टाइम। टाइम क्यों दें? क्योंकि उसे नाम याद नहीं रहते, नाम भूल जाते हैं, तो उसे टाइम दें ताकि वो उस नाम को रिट्राइव कर सके, उसको रिकॉल कर सके वापस। फिर आगे है सपोर्ट, उसके साथ सपोर्टिव रहें। फिर है सिमेंटिक क्यूज़। सिमेंटिक क्यूज़ क्या हैं कि
जिस बारे में बात वो करना चाह रहा है ना, तो उससे सिमेंटिक क्यूज़ दें, मतलब कि उसे इशारा दें, उसको हिंट दें उस लफ्ज़ के बारे में। एग्ज़ैक्ट लफ्ज़ उसको ना बताएँ, लेकिन आप उसको एक क्यू दे दें, इशारा दे दें उसको। फिर आगे है मेमोरी एड्स, कि आप उसको उसकी याददाश्त में कोई मदद दें, ताकि वो इन वर्डिंग को वो दोबारा से रिकॉल कर सके, उसकी मेमोरी में वापस आ जाएँ। फिर आगे है ग्लोबल एफेजिया, लास्ट टाइप है ग्लोबल एफेजिया। अब ग्लोबल एफेजिया जो है ये मोस्ट रेयर है, ये बहुत ही कम होता है। अब ग्लोबल एफेजिया क्या है कि जब आपके वर्निकेज एरिया में और ब्रोकाज एरिया दोनों में, ये स्फीयरली जब ये दोनों एरियाज आपके हिट होते हैं ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर इंजरी या किसी भी वजह से, ये दोनों एरियाज जब आपके हिट होते हैं तो और सीवियरली हिट होते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लोबल एफेजिया। और सीवियर डैमेज जब होता है इन दो एरियाज में आपके, तो तब आपको ग्लोबल एफेजिया होता है। अब इसमें आगे वो इसके सिम्टम्स वही हैं जो वेर्निकेज एरिया के वेर्निकेज एफेजिया और ब्रोकास एफेजिया के सिम्टम्स थे, वही इसमें हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों से मिल के बना होता है, तो सिम्टम्स इसमें दोनों वाले आएंगे। स्पीच प्रोडक्शन का भी इशू होगा इसमें आपको, और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंशन का भी मसला होगा। ना आप स्पीच को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना किसी दूसरे की स्पीच को आप अंडरस्टैंड या कम्प्रीहेंड कर पाएंगे। अब इसमें है कि ये जो होता है ग्लोबल एफेजिया के पेशेंट, इसको आप डील कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें, तो सबसे पहले इसमें आता है कि ये एक डिवाइस होती है जिसको डबल ए डी डिवाइस कहते हैं, अगमेंटेटिव अल्टरनेटिव डिवाइस। तो इसका यूज़ करें आप, अगमेंटेटिव अल्टरनेटिव डिवाइस का यूज़ करें आप। इसके बाद फिर है कि कम्युनिकेशन बोर्ड्स यूज़ करें आप। अब बोर्ड पे लिख लिख के उसे बताएं, उसे समझाएं सारी बात कम्युनिकेशन बोर्ड पे। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर ये सीवियरली हिट होता है ये एरिया, तो फिर जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं स्पीच थेरेपी वाले, ये अक्सर फेल हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर इसके आगे है विजुअल एड्स, कि उसके आगे तस्वीरें रखें, उसके आगे विजुअल इमेजेस रखें, जिनको वो देख के अंडरस्टैंड कर पाए, जिनको देख के वो स्पीच को प्रोड्यूस कर पाए। फिर उससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखें, जेस्चर्स में बात करें उससे, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जेस्चर्स यूज़ करेंगे, तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।